Hi everyone. Success is not pursued, it is to be attracted by the person you become. Today is day number 276, 3rd of October 2023. We are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. See, doubt, fear, stress. बट अगर हमारे पास सपोर्टिव कम्युनिटी होती है तो हम इससे ओवरकम कर पाते हैं. Surrounding yourself with the right people will make all the differences, especially when things get tough. Remember, all it takes is one person to believe in you. I believe in you. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. ये सवाल आप डेली बेसिस पे 5 सवाल टेलीग्राम चैनल पे लगाइए. दिस इज इंग्लिश. इंग्लिश में हेल्पफुल एक वर्ड है, इसके मिलते जुलते बहुत सारे दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कंसिडरेट, यूजफुल, सपोर्टिव, थॉटफुल, काइंड, ऑब्लाइजिंग, केयरिंग, बेनोवलेंट, चैरिटेबल, जनरस है, नेबरली है, सिंपैथेटिक है, हॉस्पिटेबल है, हैंडी है, प्रोडक्टिव है, अकोमोडेटिंग है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन वर्ड अगेन एंड अगेन वी शुड यूज वेराइटी ऑफ वर्ड्स. दिस इज आंसर राइटिंग. आज के 2 सवाल हैं. हमें एक शॉर्ट नोट बनाना है इंडिया कनाडा रिलेशंस में. ये हम बहुत ऑब्जेक्टिव वे में बनाएंगे, रैशनल वे में बनाएंगे और मैच्योरिटी के साथ बनाएंगे. इंडिया और कनाडा के रिलेशंस. अब इसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करिए, जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, पीपल टू पीपल क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जैसे डेमोक्रेसी. आप हिस्टोरिकल टाइज देखिए, ट्रेडिशनल टाइज देखिए. अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल क्या इक्वेशंस है, ऐसे डिफरेंट डोमेन्स टच करिए. एट द सेम टाइम जो फ्रिक्शन के पॉइंट्स होते हैं उन फ्रिक्शन के पॉइंट्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है. सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड बायोडाइवर्सिटी और इसके हॉटस्पॉट्स जो हैं इंडिया में, इस पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, ये भी काफी यूजफुल होगा. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. दिस इज प्रीलिम्स 1 कोर्स. इसमें हम ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन हम कवर कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर हिस्ट्री. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. इसमें बहुत सिस्टमेटिकली हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं. प्रीलिम्स 26 ऑफ मई 2024 एग्जाम की. इसमें अभी सी सेट चल रहा है और इंडियन पॉलिटी. 15 ऑफ अक्टूबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी. अगर आप कोर्स लेट भी ज्वाइन करते हैं देन ऑल्सो आपका सारा रिवीजन होगा. पुराने जितने भी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनका एक बार पूरा हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें और भी न्यू इनिशिएटिव्स अभी इंक्लूड करने वाले हैं. सो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. देन दिस इज वन्य जीव सप्ताह. 2 से 8 अक्टूबर 2023 है. वनस्पतियों, वन्य जीवों की रक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है. सो लुक एट द बायोडाइवर्सिटी. सो दिस इज वन्य जीव सप्ताह. वाइल्ड लाइफ वीक में ही विच इज अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल, लायन, टाइगर, ब्लैक बक या फिर एलिफेंट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? विच ऑफ दीज स्लोगन्स वॉज एसोसिएटेड विद लाल बहादुर शास्त्री जी? इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, करो या मरो या फिर जय जवान जय किसान. ये जब वॉर हुआ था, 1965 का वॉर हुआ था, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, यहाँ पर ये फोटो है, अटॉप कैप्चर्ड एनिमी टैंक. इंडिया को यहाँ पे थम्पिंग विक्ट्री मिला था. देन नो योर वीव्स में अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, सो दिस इज कोटा डोरिया. ये जो नाम है कोटा डोरिया, ये कोटा राजस्थान के नाम पर है. ये फैब्रिक एक यूनिक ब्लेंड है कॉटन और सिल्क का. स्क्वायर चेक पैटर्न पे है. सिल्क से शाइन आता है और कॉटन से स्ट्रेंथ आता है. चेक्ड पैटर्न इज टर्म्ड एज खाट एंड इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोटा डोरिया. सो दिस इज कोटा डोरिया. आप हैं कादम्बनी गांगुली जी. Remembering the first woman graduate during the British rule on her death anniversary. She became the first female physician trained in Western medicine in the whole of South Asia. She actively participated in India's freedom movement. भारत का कौन सा राज्य करवत काठी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? आंसर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात. ये है शजर पत्थर शिल्प
शजर पत्थर का इस्तेमाल आभूषण व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ये पत्थर केन नदी से प्राप्त किया जाता है, जो बांदा मतलब पश्चिम बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। शजर पत्थर के खनन से लेकर इसे तराशने तक बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सो दिस इज पत्थर शिल्प। ये है आधार। आधार अभी न्यूज में है। आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी इशूइंग बॉडी है। सो ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये नंबर सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया। इससे जो रेसिडेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आधार नंबर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शंस एटसेट्रा। ये है मधुबनी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर असम। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज October 3rd, Tuesday, The Hindu newspaper. See, Medicine Nobel 2023 goes to duo who paved the way for mRNA COVID vaccination. So COVID-19 में mRNA वैक्सीनेशन काफ़ी न्यूज़ में थी, लाइफ सेवियर भी रही है। सो इनके पीछे की जो साइंस है उसके लिए इस बार नोबेल फॉर मेडिसिन दिया गया है। हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन और अमेरिकन फिजिस्ट ड्रू को 2023 का नोबेल मिला है फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के लिए। तो डुओ ने वर्क किया था जिससे mRNA वैक्सीनेशन बनाने में हेल्प हुआ। आप 13th वुमेन हैं टू विन द नोबेल प्राइज। सो mRNA क्या होता है? ये मैसेंजर RNA कहलाता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं डीएनए के लिए टू मेक प्रोटीन्स इन सेल्स। हमारी जो बॉडी होती है ये प्रोटीन से बना है, प्रोटीन सेल्यूलर बॉडी है, और इसमें mRNA जो होता है ये एक मैसेंजर की तरह है जिसमें सारे कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि फॉलोइंग हमें प्रोटीन बनाना है, फॉलोइंग वे में वर्क करना है एटसेट्रा। तो 1980s में हमने डिसाइड किया था, रियलाइज किया था कि mRNA कुड बिकम द बेसिस ऑफ न्यू काइंड ऑफ वैक्सीनेशन अगर इससे एसोसिएटेड हर्डल्स हम ओवरकम कर ले। यहाँ आगे एक्सप्लेन भी किया है। 1 या 2 दिन में हम इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर भी पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छे से इन्फोग्राफिक्स होंगे, FAQ एटसेट्रा। सो दिस इज हाउ वी स्टडी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होता कि आज न्यूज़ आया और हम उसने फर्स्ट डे ही हमने उसमें इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया। नो, इट शुड बी स्टडीड इन अ ग्रेजुअल मैनर। सो आज हमने जाना कि ये mRNA वैक्सीनेशन के लिए फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला है। सेकंड, जो डॉक्टर हैं इन्होंने भी कोविड-19 वैक्सीनेशन में mRNA टेक्निक को फर्दर रिफाइन किया और वैक्सीनेशन में उसको कन्वर्ट किया। तो 2023 का नोबेल प्राइज मिला है हंगरी और अमेरिकन फिजिशियन को। डिस्कवर किया इन्होंने concerning nucleoside based modification that enable the development of effective mRNA vaccination against COVID-19. सो आप 13th विमेन है टू विन द प्राइज। अब इसमें साइटेशन भी दिया हुआ है बिकॉज वैक्सीनेशन लाइफ सेवियर होता है। कोविड-19 के टाइम पे हमने रिकॉर्ड टाइम पे, इतने शॉर्ट टाइम पे वैक्सीनेशंस डेवलप की। सो ये अपने आप में एक सक्सेस था। यहाँ इन डिटेल दिया है कि mRNA स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ये एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वी कैन से चाबी होता है, कीज होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस कैरी किए जाते हैं फ्रॉम द डीएनए टू सेल्स साइटोप्लाज्म। तो डीएनए जो हमारा है उधर से इंस्ट्रक्शंस कैरी होके साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। ये मैसेजेस आर रेड टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन, और इन मैसेजेस के हिसाब से वेरियस प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो लेट 90s में साइंटिस्ट ने रियलाइज किया mRNA could become the basis of a new kind of vaccine if some hurdles could be overcome, और साइंटिस्ट ने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। mRNA में इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू बिल्ड अ सर्टेन प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन होता है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी गाइड कर सकता है। हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, पैथोजन आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, उसको वार्ड ऑफ करता है। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं कि हमें कोविड-19 जो एक वायरस बॉडी में आया है इससे अटैक करके इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये ट्रेंड हो जाएगा। यही एक्चुअली काम होता है वैक्सीनेशन का भी।
सो बॉडी का इम्यून सिस्टम को हम ट्रेन करते हैं टू अटैक एज वेल एज प्रिपेयर इटसेल्फ टू एनकाउंटर विद द सेम प्रोटीन इन फ्यूचर। अब ये जो प्रोटीन होता है, तो इससे जैसे सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिंड्रोम कोव 2, तो इसमें भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। हम बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो एमआरएनए अब बॉडी में आ रहा है, अब बॉडी इस पे जो प्रोटीन के इंस्ट्रक्शंस हैं इसको कैसे एड्रेस करेगी, या फिर जो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में आया है, बॉडी उसको कैसे सिंथेसाइज करके उसको न्यूट्रलाइज नहीं करे, आइडेंटिफाई करे, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मैनूवर यहाँ पे किया गया और एमआरएनए वैक्सीनेशन बनी। तो immune system sends the synthetic mRNA to be a foreign substance that needed to be eliminated but not the cell's mRNA, क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेटिक mRNA को फॉरेन सब्सटेंस समझ के अटैक नहीं करे, इसके लिए भी हमने इसमें नेसेसरी चेंजेस किए। सो ओवरऑल ये क्रूड मैनर में mRNA वैक्सीनेशन इन्होंने डेवलप किया और इससे कोविड-19 में हमें काफ़ी हेल्प हुई। सो दैट इज़ वाई हमने नोबेल प्राइज़ यहाँ पर अवार्ड किया है। अब आगे हम जैसे एक और आर्टिकल है उसमें नोबेल प्राइज़ के बारे में जानेंगे, और 1 या 2 दिन में आप देखना हम इसमें बहुत डिटेल्ड में एक एफएक्यू डायग्राम सब एवरीथिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। At 36% EBC largest group in Bihar shows caste study. So this is the front page of the Hindu. This is next page. LG order liaison unit for multimodal metro integration. So multimodal क्या होता है? जैसे public transportation है, मल्टीमोडल का मतलब है जैसे उसमें सपोज मेट्रो भी है, अब उसमें फीडर सर्विसेज भी आ रही है, फिर उससे हम लाइक रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मल्टी मॉडल हम बनाने की कोशिश करते हैं। द बेनिफिट इससे मिलता है कि जो सिटीज़ है स्पेशली वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। सो वी नीड न्यूअर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट वेज ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मास ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एडिटोरियल है, कैप्चरिंग द रेन्स। यहाँ पे मॉनसून जैसे विड्रॉवल हो रहा है, तो हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि इस बार मॉनसून का कैसा पूरा परफॉर्मेंस था। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वेगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। वेगरीज मतलब मॉनसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, और इस ग्लोबल क्लाइमेट की वेगरीज से हमें एक इंश्योरेंस चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चर में। 2018 के बाद इंडिया में इस बार डेफिसिट मॉनसून के एक्सपेक्टेशंस थे। हमें 82 सेंटीमीटर मिला था रेन टिल जून टू सितंबर। ये 6% लोअर था 89 सेंटीमीटर के, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। अप्रैल के बाद से ही इंडिकेशंस आने लग गए थे अल नीनो आने वाला है, और अल नीनो जब आता है तो मॉनसून में डेफिसिट होता है। ये साइक्लिकल वार्मिंग है। अल नीनो इज बेसिकली दिस पेरुवियन कोस्ट एंड साइक्लिकल वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द सी वाटर। तो उससे साइक्लिकल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक से क्या होता है, इंडिया में जब अल नीनो आता है तो रेनफॉल डेफिसिट हो जाता है। तो ऐसा इस बार चांसेस थे, और इसी का जस्ट अपोजिट एक होता है ला नीना। जब ला नीना होता है तो इंडिया में अबव नॉर्मल रेनफॉल होता है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के भी चांसेस हैं। सो पॉजिटिव से इंडिया में बारिश ज्यादा होती है, नेगेटिव से कम होती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अल नीनो था प्लस पॉजिटिव आईओडी था, तो इससे बारिश कम हो रही थी, पॉजिटिव से ज्यादा हो रही थी। अब ये देखना था दोनों में से स्ट्रॉन्गर किसका इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिकॉज टुवर्ड्स द एंड सितंबर में काफ़ी बारिश हुई, तो मॉनसून इतना भी डेफिसिट नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। It is worthwhile to note here that these episodes of intense rain were due to so-called western disturbances as well. Extra tropical storm जो मेडिटेरेनियन से आते हैं, और यूजुअली ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म अर्ली से ईयर में आते हैं, मतलब ये विंटर्स मतलब जैन फेब मार्च इस टाइम पे आते हैं। बट इस बार बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जून जुलाई में भी देखने को मिले हमें। मेडिटेरेनियन रीजन से ये आते हैं, और नॉर्मली ये मॉनसून के साथ नहीं होते, ये विंटर रेन्स होते हैं। सो इनके भी फिंगरप्रिंट्स हमें बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग हो रही है। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस देखने को मिला छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटका में। कर्नाटका में अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी चल रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर टू दिसंबर नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल रहा है। दूसरी बात है स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएंस है मॉनसून में। जहाँ कम बारिश होती थी वहाँ बहुत बारिश है, और जहाँ नहीं होती थी वहाँ पे
जहाँ रेगुलर बारिश होती थी वहाँ पे सूखा पड़ गया। सो इससे क्या हो रहा है, मॉनसूनल वेगरीज आ रही है। सेकंड, इसमें ये भी है कि मोर मनी एंड एक्सपर्टीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑन स्टडी। मॉनसून की बेहतर हम स्टडी करें, प्रेडिक्शंस बेटर रखें, और एट द सेम टाइम हम इंश्योरेंस पे भी ध्यान दें मॉनसून वेगरीज का। ये गोल्ड रश है, एशिया चल रहा है, इंडिया इज इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इन स्पोर्ट्स, दिस इज वंडरफुल। ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसका भी हम एक थोरो पूरा ब्रीफ देखेंगे। तो बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, गोल्ड, गोल्फ, रोइंग, सेलिंग, इन सब में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वंडरफुल। यहाँ पे बात है इकोनॉमिक पॉपुलिज्म का। देखिए, जो चीज पॉपुलर होती है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स को एड्रेस नहीं करें, बट एट द सेम टाइम स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, तो टीचर का ये भी ड्यूटी होता है कि वो हमेशा पॉपुलिस्ट मेजर नहीं ले, जो जरूरी है वो मेजर्स ले। फॉर एग्जाम्पल, हम यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो जरूरी है जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और बहुत सारी चीजें बोरिंग है तो अच्छा है, अननेसेसरी उसको एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि सिमिलरली इकोनॉमिक पॉपुलिज्म से भी हमें बचना चाहिए। द नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म, जैसे अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देखें, इन जनरल अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रोड्स के हों, बिल्डिंग्स के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हों, एटसेट्रा। दे लुक वेरी वेरी फैंसी कि दिस इज सच गुड। प्रोग्रेस का पैरामीटर हो गया जब हमारे यहाँ इतने सारे मॉल्स हैं, प्रोग्रेस का पैरामीटर हो गया जब हमारे यहाँ इतने सारे फ्लाईओवर्स हैं, स्टेडियम्स हैं, या फिर एयरपोर्ट्स, फैंसी एयरपोर्ट्स हैं। द पॉइंट इज, क्या वो फीजिबल भी है, क्या वो रिक्वायर्ड है? फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो में भी कई बार क्रिटिसिज्म हुआ है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम मेट्रोज बना तो देते हैं, पर क्या एक्चुअली वहां पे मेट्रो की जरूरत थी, या फिर हम कोई ऑल्टरनेट भी कर सकते थे? क्या जो मेट्रो है क्या वो एक लाइक पॉपुलिस्ट तो मेजर नहीं हो रहा है? ऐसे करके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। सी, तो जो कॉमन नैरेटिव है वो ये है कि लॉन्ग टर्म आइडियल एंड पॉपुलिज्म इज डब्ड एज मायोपिक। मायोपिक क्या होता है? हम शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं, दूर का नहीं देख पाते। विद डेवलपमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट्स आते हैं, जैसे श्रीलंका के केस में हमने देखा, या अदर सो मेनी अदर कंट्रीज जिन्होंने सी कंट्री से चेकबुक डिप्लोमेसी किया। प्रोजेक्ट्स बन गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, बट क्या वो प्रोजेक्ट्स फीजिबल है? क्या वहां पे इतना फुटफॉल है? क्या उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप 100 रुपी इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उससे एटलीस्ट 110 रुपी तो रिकवर हो। सो दिस इज द थिंग। तो ये जो डेवलपमेंट का ऑब्सेशन है, इसमें भी इंक्लूसिविटी को ध्यान देना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी और वेलफेयर को भी ध्यान देना चाहिए। सो इसमें ओवरऑल ऐसी बातें बताई है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओके, बट एट द सेम टाइम वहां पर हमें उसकी फिजिबिलिटी पे भी ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, अनसूटेबिलिटी पे तो नहीं जा रहा है, हमें पॉपुलिस्ट मेजर के अंदर हम सुकम तो नहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग है। तो सूटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉन्ग टर्म सूटेबिलिटी, उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस इसमें जो फाइनेंस होगा उससे ऐसा तो नहीं कि हमारा बजट खराब हो जाएगा, अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमें फिर कटौती करनी पड़ जाएगी, फिजिकल बर्डन इसका कितना आएगा, प्लस अगेन 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 101 रुपी तो रिकवर हो। हिमाचल का एग्जाम्पल दिया है, हिमाचल में अभी 41 लैंडस्लाइड्स हैं, 29 फ्लैश फ्लड्स हैं और 1 क्लाउड बर्स्ट है। हिमाचल के जो डेवलपमेंट को इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या हिमाचल जो ऑलरेडी फ्रेजाइल स्टेट है, वहाँ पे हाईवेज, टूरिस्ट लोकेशन, माउंटेन रीजन जो फ्रेजाइल है, तो वहाँ पे ऐसे मास स्केल में डेवलपमेंट करना क्या फिजिबल रहेगा या क्या करेक्ट डिसीजन है? जैसे यहाँ पे बताया, रोड कनेक्टिविटी के लिए हमने किया, इंफ्रा बनाने के लिए किया, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, डिजास्टर्स होती है इससे, तो इससे फिजिकल बर्डन भी आ गया यहाँ पे। तो द पॉइंट इज, जरूरी नहीं कि जो पॉपुलर हो वो सही भी हो, जो सही है इकोनॉमिक में हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग जरूरी होता है। सो इसमें पेरिल्स ऑफ ऑब्सेशन ऑफ सिंबलाइजिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज आइकन्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा हुआ है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज आइकन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो the point is, the distinctive trait of populism is that it claims to represent and speak for the people, which is assumed to be unified by a common interest. This common interest, the popular will, is in turn set against the enemies of the people. So इससे फिर difficulties आती है।
सो द पॉइंट इज कि द पीपल एट लार्ज पॉपुलिस्ट अबोर रिस्ट्रेंट ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इकोनॉमिक पॉपुलिस्ट में क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं रह पाती है। सो इसमें एक जनरल हमें विजडम फॉलो करना चाहिए कन्वेंशनल मॉडल में। एट टाइम्स हम ट्रिकल डाउन मेथड भी देखते हैं। ट्रिकल डाउन मतलब अगर बड़े बड़े शहरों में अच्छी फैसिलिटीज आ गई तो वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होकर टीयर 2 में जाएगी, फिर टीयर 3 में, फिर गाँव में जाएगी। वी एट टाइम्स फॉलो दिस पैटर्न, बट इससे भी एट टाइम्स सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है इस पर। तो इकोनॉमिक पॉपुलिज्म से हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रिक्वायरमेंट का करना चाहिए, शो पीस इंफ्रास्ट्रक्चर से बचना चाहिए। डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म, क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड हॉलो डीकोलोनाइजेशन। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट से भी निकलना जरूरी है। कॉलोनियल माइंडसेट जैसे वेस्टर्न आइडियाज हैं, वेस्टर्न स्टाइल है, हम ही उन्हीं को एक पैरामीटर मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि दिस ओनली इज गुड। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट। सो क्रिमिनल लॉ बिल्स में ऐसे एड्रेस किए, इसको भी और वेट करते हैं। ये है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसमें लिखा है ब्रिक्स में बहुत पोटेंशियल है। ब्रिक्स में अभी 6 नए मेंबर ऐड हुए हैं, उनके नाम बताइए। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की ग्रुपिंग हुई थी। तो ब्रिक्स बेसिकली जब टर्म भी कॉइन किया था, साउथ अफ्रीका बाद में आया, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज का था जो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका था। बाद में इनको ऐसा भी माना गया कि क्या ये नेटो का एक ऑल्टरनेटिव, नेटो इज अ डिफेंस ग्रुप बट ब्रिक्स इज नॉट अ डिफेंस ग्रुप। बट अगेन इसमें डोमिनेंस आ रहा था जस्ट लाइक नेटो। तो जैसे यहाँ पे नेटो से भी देखा तो ब्रिक्स क्या G7 को भी चैलेंज कर रहा है। जैसे G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस है। प्लस जैसे चाइना और इंडिया जो इसमें आ रहे हैं, तो क्या ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली दो कंट्रीज हैं, 1/3 पॉपुलेशन आ रही है। तो इसमें इसमें पॉपुलेशन मतलब नंबर का भी हेफ्ट आ रहा है। ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, चाइना एंड इंडिया बोथ, प्लस एशियन इज ऑल्सो देयर। सो इनिशियली ब्रिक्स में जो एक यूनिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था वो इन सब कंट्रीज का अमलगमेशन हो रहा था। बट अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो ब्रिक्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ये एज एन ऑल्टरनेटिव भी देखा जा रहा है। अब इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग बन रहा है। चाइना डोमिनेंट प्लेयर है, इंडिया इज अगेन राइजिंग पावर है। सो द पॉइंट इज कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस है। अब कुछ मैटर है, जैसे यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। कुछ दिन पहले एलॉन मस्क ने भी अमेरिका में यू रिफ्यूजी और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के मैटर को रेज किया था। सो इन चीज़ों को कैसे करेक्ट करें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एट टाइम्स फेयर प्ले नहीं होता है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिसएडवांटेज में हो रही हैं। इसको हम कैसे करेक्ट करें। क्या हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है नैम का, या फिर हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है G7 का, वेस्टर्न आइडियल्स का। प्लस यूएस डॉलर का जो इतना डोमिनेंस है, तो ग्लोबल करेंसी में भी ये बात अब काफी उठ के आई कि क्या ब्रिक्स को ऑल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज फ्यूचर इज डिजिटल करेंसी, तो हम डिजिटल करेंसी पे क्लैरिटी चाहते हैं। प्लस इस बार क्या हुआ, चाइना पुश कर रहा था मोर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंडिया एंड चाइना बिजनेस करेंसीज ब्रिक्स के थ्रू। एक और बात इसमें आ रही है कि क्या चाइना ब्रिक्स को एज अ टूल तो यूज नहीं कर रहा है टू काउंटर और टू थ्रो अ चैलेंज टू द वेस्टर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। सो दिस इज वन थिंग। सो फ्यूचर जो है वो ऑब्वियसली ब्रिक्स का ब्राइट है, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। जैसे फ्रांस ने इंटरवीन किया नाइजर में, यूरोप में अफ्रीका के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स और ऐसे नेगेटिव इमेज बनाई जाती है, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन भी आ गया। तो G20 में 19 कंट्रीज हैं, 1 अफ्रीकन यूनियन है और 1 यूरोपियन यूनियन है। सो द पॉइंट इज कि जब ये टर्म कॉइन किया गया था तो ब्रिक्स बहुत प्रॉमिसिंग था। और अब बिकॉज ये एक्सपैंड भी हो रहा है तो अकॉर्डिंगली ब्रिक्स को भी अपना जो डोमेन है, जो वर्क एटसेट्रा है, वो न्यूअर चैलेंजेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस एज मेनी कॉलेरा केसेस इन 2022 एज इन 2021। काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन्स। अब सी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। द डेथ ऑफ इनमेट्स इन प्रिजन। प्रिजन क्यों होता है, प्रिजन को जेल नहीं बोलते, प्रिजन को बंदी गृह मतलब सुधार गृह बोलते हैं, सुधार गृह। बिकॉज प्रिजन जाने का मतलब ये होता है कि वहां पे क्रिमिनल में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। बट हमने देखा है कि प्रिजन जो डेथ है इनके नंबर्स भी काफी ज्यादा है, एनसीआरबी के डेटा बोलता है 2116 prisoner died in judicial custody
90% ऑफ केसेस रिकॉर्डेड एज नेचुरल डेथ। अब देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं नेचुरल डेथ में भी, एजिंग है, इलनेस है, इलनेस में भी बहुत सारे रीजंस हैं जैसे हार्ट कंडीशन, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर एटसेट्रा। तो अननेचुरल डेथ आर मोर डाइवर्स इन क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल डेथ्स थी, ये अननेचुरल डेथ्स है। अननेचुरल डेथ्स में क्या होता है? सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग, पॉइजनिंग, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, ड्रग ओवरडोज, इलेक्ट्रोक्यूशन एटसेट्रा। इसमें डेथ ड्यू टू इनमेट्स आता है, असॉल्ट बाय आउटसाइड एलिमेंट्स, फायर, नेग्लिजेंस और एक्सेस एंड एक्सीडेंटल डेथ जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गया, अर्थक्वेक, स्नेक बाइट्स, ड्राउन, डूब गए हैं, एक्सीडेंटल फॉल है, बर्न इंजरी है, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग एटसेट्रा, ये सब अननेचुरल डेथ है। सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा दिस इज कॉज ऑफ कंसर्न, ये कॉमनवेल्थ हेल्थ राइट इनिशिएटिव ने भी बताया। सो अगेन द पॉइंट इज कि हम जो प्रिजन है, प्रिजन में भी ह्यूमन राइट्स को कैसे सेफगार्ड कर पाए। अगर जैसे प्रिजनर अगर प्रॉपर मेडिकल कंडीशन उसे नहीं मिला तो वो नेचुरल डेथ में आ जाएगा, बट द पॉइंट इज कि क्या वहां पे अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी होती तो वो प्रिजनर सेफगार्ड भी हो सकता था। तो इन डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जैसे एनसीआरबी है, एनसीआरबी के पास अधिकार होता है, सुओ मोटो भी होता है, विद इन 1 ईयर जो भी वायलेशन हुआ है एनसीआरबी उसको स्टडी कर सकती है। तो कस्टोडियल डेथ को भी स्टडी करना है, पोस्टमार्टम को स्टडी करना है, तो इन सब में एनसीआरबी का इंपॉर्टेंट रोल है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2010 में भी बोला था कि जो इनमेट्स हैं यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 है, सो दैट यहाँ पर भी जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबलाइज रहे। तो जैसे सुसाइड्स है ये बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, तो अगेन फिर ये बात आ रहा है कि हमें जो हमारे प्रिजन्स हैं, इन प्रिजन्स में भी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रिजन रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, पुलिस रिफॉर्म्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। जैसे कई बार क्या होता है जब हम प्रिजन होता है तो उसमें एक स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है, फिर वो नॉर्मल लाइफ को जीना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एडिक्वेट नंबर ऑफ टेलीफोन्स हो या फिर वहाँ पे जैसे फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी है, तो इसमें जो रिस्क हैं इसको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करना जरूरी है। ओके, सो जैसे सीसीटीवी कैमराज हो, यहाँ पे हाई रिस्क इनमेट्स का सर्वेलेंस ज्यादा रखें, पब्लिक एंड ऑफिशियल माइंडसेट भी जो हो वो सुधार की तरफ ज्यादा हो, तो इसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सोशियोलॉजी के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव इवन GS4 एथिक्स के लिए भी। काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन्स। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। देन यहाँ पे थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है, दोनों एक जैसे ही है। बोथ इन्वॉल्व अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ जब हमारे पास बहुत ज्यादा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। वी शुड ऑलवेज हैव दिस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी शुड ऑलवेज बी humble, sense of gratitude. So you are grateful when somebody has done you some favor, so this is one thing. Then I'm grateful to him for his timely help, she's profoundly grateful to him for getting her son a seat in LKG, so this is grateful. Okay, thankful भी हम यूज करते हैं जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, से आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव ग्रेटफुल चिल्ड्रन, सो दिस इज थैंकफुल। देन थैंकफुल को हम ग्रेटफुल आजकल काफी इंटरचेंज भी हम यूज कर रहे हैं। टू नेम आफ्टर का मतलब टू गिव अ नेम टू, जैसे द ब्रिज वॉज नेम्ड आफ्टर तिलक, तिलक साहब के बाद उनका नाम रखा गया है। दिस इज अ स्ट्रीट ओपन एट वन एंड ओनली, इसको बोलते हैं, ये फ्रेंच वर्ड होता है, इसको हम बोल सकते हैं कल डे सेक। सो दिस इज लाइक इट इज प्रोनाउंस्ड एज डल, दिस इज पैक एंड दिस इज लाइक इंडिया ए। Okay, so this is French. English is funny, French is next level funny. Then this is confusion and chaos. So इसका मतलब है इसको भी at times हम interchangeably यूज करते हैं, but confusion primarily है कि हम right relation वहाँ पे establish नहीं कर पा रहे हैं। There was confusion at the meeting. तो indiscriminate mixing हो गई है, वहाँ पे mix up हो गया है। Okay. Then chaos है मतलब utter disorder है। Most people don't follow the traffic rules. There is chaos on our roads. आफ्टरमैथ का मतलब सर्कमस्टांसेस होता है दैट फॉलो एंड और लाइक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट के बाद इसके ये नतीजे होंगे, तो दैट इज आफ्टरमैथ। नोबडी कैन इमेजिन व्हाट द आफ्टरमैथ ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर विल बी। सो ये चीज होता है। सेकेंडली कॉन्सिक्वेंस भी वर्ड होता है जो यूजुअली नेगेटिव होता है, कॉन्सिक्वेंस। दिस इज इंटरलॉक्यूटर, इसका मतलब है जो कॉन्वर्जेशनल पार्टनर है, जो मिडिल में है और वो कॉन्वर्जेशन को होल्ड करवा रहा है। सो दिस इज दिस इंग्लिश।
ट्रायो टुक ओथ ऑफ एलिजियंस टू कैरी आउट टेरर स्ट्राइक्स, दिस इज यहाँ पे न्यूज है। देन IAF लाइकली टू इंडक्ट एस्ट्रा BVR एयर टू एयर मिसाइल बाय ईयर एंड, तो ये एस्ट्रा है बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयरफोर्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड का ये वर्क है बियॉन्ड विजुअल रेंज। रिमेंबरिंग द महात्मा, एंड देन दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट हॉस्पिटल नेग्लिजेंस, WHO अप्रूव्स यूज ऑफ मलेरिया वैक्सीनेशन विद एडजुवेंट टेक, तो मलेरिया की भी वैक्सीनेशन आ रही है, वंडरफुल। देन NMC नंबर ऑफ फैकल्टी नहीं है, रिवीजन टू जुलाई फ्यूल है, फर्म्स को ज्यादा एड्रेस रूमर पावर, देन API, एंड दिस इज जनरल मोटर्स। देन डिमांड ऑफ फोरकास्टिंग टूल, मिस्टर ट्रम्प है, एंड देन इन्फ्लेशन है, दिस इज एशिया, इंडिया इज डूइंग रियली रियली गुड, और वर्ल्ड कप क्रिकेट भी स्टार्ट होने वाला है। ये L1 पॉइंट है जिसमें आदित्य L1 अभी अर्थ के पास था, अभी ये धीरे धीरे L1 पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये L1 पॉइंट 150 मिलियन किलोमीटर दूर फ्रॉम सन एक पॉइंट होता है, सन और अर्थ के बीच में ये एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट पे ग्रेविटी काइंड ऑफ बैलेंस आउट होती है, तो हम आदित्य को इस L1 पे रखने की कोशिश करेंगे। L2 पॉइंट पे अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भी है, सो दिस इज आदित्य L1। ये नोबेल प्राइज है, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है नोबेल पीस प्राइज की। तो ये जैसे अभी अनाउंस होगा स्कैंडिनेविया नोबेल पीस प्राइज, नोबेल कॉमिटी होगी, स्टॉकहोम में मिलेगी, ओस्लो में मिलेगी, और ईयरली अवार्ड्स देती है नोबेल प्राइज। नोबेल जैसे अभी मेडिसिन या फिजियोलॉजी का जस्ट अभी अनाउंस हुआ है। तो नोबेल प्राइज नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल 19th सेंचुरी के बिजनेसमैन थे, ये एक केमिस्ट थे, और ये स्वीडन से थे। सो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन से थे, और आप एक केमिस्ट थे, आपके पास 300 से ज्यादा पेटेंट्स थे, और आपने एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्वेंशन किया था, और वो इन्वेंशन था डायनामाइट। डायनामाइट, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक कंपाउंड था, और उससे एक्सप्लोजिव बनाया जो ज्यादा स्टेबल था। तो ये जो डायनामाइट है, ये आने वाले टाइम पे बहुत डिस्ट्रक्टिव यूजेज होगा इसका, डायनामाइट का, वॉर्स में एंड अदर एक्टिविटीज में, इवन माइनिंग एंड वेपन इंडस्ट्री में भी, कंस्ट्रक्शन माइनिंग में भी। तो नोबेल के पास काफी पैसे आ गए, रिच मैन बन गए। देन इसकी जब लेगेसी जा रही थी, तो इन्होंने फिर लेटर ऑन रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव डन सो मच ऑफ लाइक डिस्ट्रक्टिव थिंग्स एटसेट्रा, सो आई शुड डू सम वेलफेयर, आई शुड डू सम गिव बैक सम पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव वैल्यू ड्रिवन थिंग। सो दैट इज वाई उन्होंने फिर इस ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड नोबेल प्राइज की स्थापना की। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज था 1901 में, 5 years आफ्टर हिज डेथ। 1968 में सिक्स्थ प्राइज क्रिएट हुआ इकोनॉमिक्स का भी। तो नोबेल प्राइज में ऐसे सारे प्राइज दिए जाते हैं। अब ये फेमस इसलिए है बिकॉज इसमें काफी अच्छा पैसा मिलता है, नोबेल फाउंडेशन अच्छा खासा $1 million टाइप पैसे यहाँ पे पैसे मिलते हैं, और काफी इसका रिकॉग्निशन है। तो मेजोरिटी ऑफ इसमें मेन विमेन दोनों हैं, और यहाँ पर डाइवर्सिटी को भी एड्रेस किया जा रहा है, तो दिस इज नोबेल प्राइज। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। आंसर राइटिंग का डिस्कशन हम कल से करते हैं, और दिस इज today's newspaper. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.